मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसिए ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 15 ओलंपिक खेल, इस पाठ को हमने पढ़ा था। प्रस्तुत पाठ में हमें खेल का महत्व समझाया गया था, खेल के फायदे भी हमें बताए गए थे। तो आज हम कक्षा 4 का नया पाठ पढ़ने वाले, पाठ क्रमांक 16 गोपाल का बगीचा। प्रस्तुत पाठ के लेखक है मुनीश सक्सेना। प्रस्तुत पाठ में जो हमें पेड़ का महत्व समझाया गया है कि हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए। पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें पेड़ से मिलती है। लेकिन लकड़ी वगैरह ये जो हमारी सुविधाएं के लिए हम लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी सुविधाएं पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं। एक चीज हासिल करने के लिए पेड़ से हमें बहुत सारी चीज मिलती है, लेकिन एक चीज हासिल करने के लिए हम जैसे लकड़ी हासिल करने के लिए हम पेड़ को काट देते। एक सुविधाएं के लिए हम उसके जो बाकी की जो उपयोग है वो हम लोग उससे गवा देते हैं। तो हमें पेड़ पौधा, हमारा सारा जीवन पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। जिस तरह से जो है मतलब हमें जैसे दूध वगैरह भी मिलता है, तो दूध कहाँ से मिलता है, जानवर। और जानवर किस पे निर्भर होते हैं, तो गाय भैंस किस पे निर्भर होते हैं, पेड़ों पर ही निर्भर होते हैं। तो ऐसे देखने जाएंगे तो पेड़ों के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष संवर्धन करना चाहिए, ना कि पेड़ों को काटना चाहिए। प्रस्तुत पाठ गोपाल का बगीचा, इस पाठ में लेखक ने हमें पेड़ों का महत्व समझाया है कि किस तरह से एक बच्चा पहले जिद करता है कि पेड़ लगाना, लेकिन बाद में वो आलस्य की वजह से उसको नहीं करता पूरा कार्य। तो उसकी माँ उसको सिखाना चाहती थी कि पेड़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये बताने के लिए उन्होंने कुछ तरकीब निकाली। इस तरह से उस बच्चे को उस पेड़ के महत्व भी समझ में आ गया। फिर उस दिन से वो भी पेड़ लगाने लगा। हमें भी चाहिए कि पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो बिना मतलब के हमें बहुत कुछ देते हैं और हम अपने स्वार्थ के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए हम उनको काट देते हैं। पेड़ों में भी जीवन होता है, बस इतना है कि वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें भी जीवन होता है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 16 गोपाल का बगीचा। पाठ क्रमांक 16 गोपाल का बगीचा, इसके लेखक है मुनीश सक्सेना। प्रस्तुत पाठ गोपाल का बगीचा पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हमारा जीवन ही पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, इसलिए वृक्षारोपण व वृक्ष संरक्षण की सीख हमें इस पाठ से हासिल करनी है और इसकी सीख हमें इस पाठ से दी गई है। हमारा जीवन पूरी तरह से पेड़, अब आप कहेंगे पूरी तरह से कैसे निर्भर है। जैसे हम सब्जियां खाते हैं, तो सब्जियां कहाँ से मिलती है, पेड़ों से। फल खाते हैं, फल कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलते हैं। फूल कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। जैसे दूध, मक्खन वगैरह ये कहाँ से मिलते हैं, जानवर से मिलते हैं। लेकिन जानवर किस पर निर्भर है, उनका मतलब वो क्या खाते हैं, वो पेड़ पौधे ही खाते हैं। तो ऐसा होगा कि हम पूरी तरह से पेड़ पौधे पर ही निर्भर है, लेकिन कुछ सुविधाओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं। आजकल जो है जो ग्रामीण में है, जो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अब उनका भी शहर में उनका ये मतलब बदल रहा है। तो घर बनाने के लिए वगैरह आज बहुत ज्यादा वृक्ष तोड़ की जाती है। हम अपने स्वार्थ के लिए ये करें, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए वृक्ष तोड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर एक घर में जितने व्यक्ति है उतने नाम के पेड़ होने चाहिए। उनका सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ दिया, तो उनका संरक्षण भी करना चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो चलिए इस पाठ का जो पहला भाग है, पेज नंबर 98, आप भी अपनी किताब खोलिए और इस पाठ को मेरे साथ पढ़ना है। हमारा जीवन पूरी तरह से पेड़ पौधे पर निर्भर है। इस पाठ के द्वारा मानव जीवन में पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाते हुए बच्चों को वृक्षारोपण एवं संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्रोत्साहित करना यानी बढ़ावा देना, कि किस तरह से। अब आप कहेंगे मैंने पेड़ लगा, तो आप मुझे पूछोगे कि मैडम पेड़ क्यों लगाना, तो वो क्यों लगाना है, इसका महत्व इस पाठ में हमें बताया गया है। तो चलिए इस पाठ का शुरुआत करते हैं। बसंत के आरंभ में गोपाल ने सोचा कि वह तरकारियां उगाएगा। उसके माँ बाप को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने घर के पिछवाड़े जमीन का एक टुकड़ा गोपाल को दे दिया।
बसंत ऋतु यानी बरसात का मौसम शुरू होने लगा तो गोपाल ने सोचा कि मैं तरकारियां उगाऊं, तरकारियां यानी सब्जियां वेजिटेबल्स। तो वो चाहता था कि मैं तरकारियों का पौधे लगवाना चाहता हूं। जब ये बात उसने अपने माँ बाप को कही तो उसके माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो गए कि अब मेरा बेटा पौधे लगाना चाहता है। इस खुशी में उनके माँ बाप ने जो उनके घर के पिछवाड़े में जो जमीन का जो खाली हिस्सा था और जमीन का हिस्सा उन्होंने गोपाल को दे दिया। उस पाठ में जिसके हम कहानी पढ़े उस बच्चे का नाम गोपाल है। तो गोपाल को उसके माँ बाप ने एक जमीन का हिस्सा दे दिया और कहा कि इस हिस्से पे तुम अपने मन चाहे पौधे लगा सकते हो। पिछवाड़े जमीन का एक टुकड़ा गोपाल को दे दिया। गोपाल ने जब अपने बगीचे में काम करना शुरू किया तो उसे बड़ा मजा आया। उसने बड़ी मेहनत से जमीन खोदी, फिर मिट्टी को खोदकर उसे भुरभुरी किया। उसने क्यारियों में बीज बोए। जब नन्हे नन्हे पौधे उगने लगे तो उन्हें देखकर गोपाल खुश हुआ। कुछ पौधों के तनों के साथ बीज ही बाहर निकल आए थे, दूसरे बीज मिट्टी के भीतर ही रहे, जबकि उन्हें तने बाहर निकलकर बढ़ने लगे थे। जब माँ बाप ने उसे जब जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया कि तुम यहाँ पे अपनी खेती करो, यहाँ पे या अपने पौधे लगाओ, तो बहुत वो खुश हो गया। वहां पर जाके उन्होंने पौधे लगाए। पहले दिन तो उसे बड़ा मजा आया इस कार्य को। उसका नया कार्य था, तो जब कोई नया कार्य तो बहुत ज्यादा खुशी हमें होती है। तो गोपाल को भी बड़ा मजा आ रहा था। उसने बड़ी मेहनत से जमीन खोदी। जमीन खोदना यानी डिगिंग करना, तो माटी को खोद रहा था, मिट्टी को खोद रहा था। फिर मिट्टी खोद कर उसे भुरभुरी किया। जो मिट्टी होती है वो एकदम ऐसे एक दूसरे में चिपकी होती है, उधर जड़ हो जाती है, तो उसने उसको भुरभुरी यानी उसको हल्की कर दी, भुरभुरी किया। उसने क्यारियों में बीज बोए। क्यारियों में बीज बोना यानी जैसे आपने देखा होगा खेतों में वगैरह कि एक पेड़ यहाँ लगा होता है तो कुछ हिस्सा छोड़कर दूसरा पेड़ लगाते हैं। ऐसे साथ ही में दोनों पेड़ नहीं लगाते, इधर एक लगा तो इधर नहीं, तो यहाँ पे एक लगाया, फिर एक लगाया, फिर एक लगाया, ऐसे करते। तो इसको कहते हैं क्यारियों में। जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि उसने यहाँ पे एक लगाया, फिर कुछ हिस्सा छोड़ के दूसरा लगाया। तो इस तरह से जो बीज बोए जाते हैं उसको कहते हैं क्यारियों या क्यारियों में। उसने क्यारियों में बीज बोए। जब नन्हे नन्हे पौधे उगने लगे तो उन्हें देखकर गोपाल खुश होने लगा। तो देखिए, जब हम कोई मेहनत करते हैं, जब उसका फल मिलता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। गोपाल ने भी बड़ी मेहनत की थी उन पौधों को लगाने के लिए। जब वो पौधे उगने लगे तो उन्हें देखकर गोपाल को बड़ी खुशी हुई। कुछ पौधों के तनों के साथ बीज भी बाहर निकल आए थे। तना यानी पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा भाग। तना यानी पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा भाग। जब ये पेड़ है तो ये आ रहा है, जो ऊपर का भाग आ रहा है इसको कहेंगे तना। इसको हम क्या कहेंगे? तना। तो तना यानी पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा भाग, इसे हम स्टेम कहते हैं इंग्लिश में। तो कुछ पौधे तनों के साथ बीज से बाहर निकल आए थे। दूसरे बीज मिट्टी के भीतर ही रहे, जबकि उनके तने बाहर निकलकर बढ़ने लगे थे। तना यानी कि स्टेम। तो वो पौधे बड़े हो गए क्योंकि स्टेम बाहर आने लगे थे। यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा गया है कि भारत के 6 ऋतुओं के नाम बताइए। यहाँ पे जो है गोपाल ने कौन से ऋतु में पौधे लगाना शुरू कर दिया था? बिल्कुल सही। तो गोपाल ने जो है बसंत ऋतु में जो है पौधे लगाना शुरू कर दिया था। तो भारत के 6 ऋतु कौन से हैं? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर ऋतु। ये 6 है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। ये जो ऋतु, ये 6 ऋतु है। बीज बोने के लिए कौन सी ऋतु अच्छी होती है? अभी हमें कोई पौधा लगाना है तो कौन सी ऋतु में पौधे जल्दी आएंगे? कौन सा ऋतु अच्छा होता है? तो देखो, पौधों के लिए जो होती है बारिश, बहुत ज्यादा पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बारिश कब आती है? वसंत ऋतु में। अब वसंत ऋतु जो होता है पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बीज बोने के लिए वसंत ऋतु अच्छी होती है।
अगला देखिए, बसंत के अंत में मौसम गर्म हो गया, गोपाल के पौधों का बढ़ना रुक गया। देखिए, जब बसंत ऋतु था बारिश वगैरह पड़ी थी तो पौधे जो अच्छे से उग रहे थे, लेकिन जब ये बसंत ऋतु का मौसम खत्म होने लगा, अंत में गर्मी शुरू होने लगी, थोड़ा गर्म होने लगा, मौसम गर्म होने लगा, गोपाल के पौधों का बढ़ना रुक गया। बगीचे में बहुत सी घास पात उगने लगी थी। घास पात यानी खरपतवार, घास पात यानी खरपतवार मतलब अनचाहे पौधे वहां पे उगने लगे थे। जैसे आप घास पात घास को ग्रास कहेंगे, मतलब अनचाहे पौधे वहां पे उगने लगे थे। तुम्हारा बगीचा अच्छा नहीं लग रहा है, गोपाल के पिता ने कहा। गोपाल के पिता ने गोपाल से क्या कहा कि वो पहले जो पौधे थे वहां पे अच्छा लग रहा था, लेकिन वहां अनचाहे पौधे जैसे घास पात वहां पे आने लगे तब वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनके पिताजी ने गोपाल से कहा कि तुम्हारा जो बगीचा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें चाहिए कि घास पात को खोदकर बाहर निकाल दो और पौधों के चारों ओर की मिट्टी गोड़ दो। गोड़ना यानी खोदना, गोड़ना यानी क्या, खोदना। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे बगीचे में जो बहुत सारी घास आई है वो अच्छी नहीं लग रही, तो उसको निकाल कर फेंक दो। अब यहाँ पे उसका काम बढ़ गया। और बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पौधों की चारों ओर जो मिट्टी गोड़ दी, मतलब जैसे मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे कोई पेड़ है तो यहाँ पे जो मिट्टी, हम बार बार पानी डालते तो वो मिट्टी क्या हो जाए, पूरी ऐसे मतलब पूरी घट हो जाती है, तो उसको हमको ढीली करनी रहती है। तो उनके पिताजी ने कहा कि इस मिट्टी को गोड़ दो मतलब उस मिट्टी को ढीला करना। उसमें अगर मिट्टी, इससे क्या हो जाता है कि अगर मिट्टी ढीली रहेगी तो उसके जो रूट्स होते हैं वो फैलने के लिए आसानी हो जाती है और वो पेड़ बड़ा होता है। इसलिए मिट्टी को हमेशा हल्की, जब भी हम कोई पौधा लगाए तो उस मिट्टी को समय समय पर हल्की करनी चाहिए, उस मिट्टी को भुरभुरी कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो पानी हम जो डालेंगे उसके रूट तक, मतलब उसके नीचे रूट तक उसका पानी जाएगा और रूट फैलने में आसानी होगी। इसलिए जो मिट्टी हमेशा ढीली करनी चाहिए। तो उस मतलब मिट्टी को ढीली करना, उसको भुरभुरी करने को क्या कहते हैं, गोड़ना। क्या कहेंगे उसको, गोड़ना। तो उसके पिताजी कहते हैं कि इसके घास पात को निकाल दो और उस मिट्टी को गोड़ दो, जो आसपास की मिट्टी उसको ढीली कर दो। मैं तो काम करते करते थक गया, गोपाल बोला। जो पिताजी ने कहा उसको कि तुम मिट्टी को गोड़ दो, उस घास पात को निकाल दो, तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं काम करके थक गया। अब मौसम बहुत गर्म हो गया है। अब मौसम कैसा हो गया, गर्म हो गया, मुझे धूप भी लग रही है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा उसका कुछ कहना था। लेकिन जब कोई काम शुरू करो तो उसे पूरा भी करना चाहिए, गोपाल की माँ ने कहा। देखिए, जो पिताजी ने कहा कि तुम ये काम कर दो, तब गोपाल ने कहना नहीं, अब मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं अब थक गया हूँ। अब मौसम भी गर्म हो गया, जब मौसम अच्छा था तब उसको काम करने के लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसको मौसम बिगड़ गया, यानी मौसम गर्म हो गया, तो वहां पे उसको तकलीफ हो रही है, तब वो काम नहीं करना चाहता था। लेकिन गोपाल की माँ गोपाल से कहती है कि जब भी कोई काम शुरू कर दो तो उस काम को पूरा भी करना चाहिए, कोई काम को हमें अधूरे में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पौधे से फायदा क्या है, गोपाल ने कहा। गोपाल ने पौधा वगैरह तो लगाया, लेकिन उसका महत्व उसको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ उसने खुशी के लिए, उसको मजे आया तो उसने लगवा दिया। तो माँ से कहता है कि पौधे से क्या फायदा, वो अपनी माँ से कहता है पौधे से फायदा क्या है। क्या तुम सोचते हो कि पौधे के बिना तुम्हारा काम चल सकता है? ऐसा मुमकिन है कि बिना पेड़ पौधे के हमारा कोई काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारा सारा जीवन जो है पेड़ पौधे पर ही निर्भर करता है। हमारा कोई भी काम पेड़ पौधे के बिना पूरा नहीं हो सकता। जी हाँ, बगीचे में काम करने से अच्छा है कि बिना पौधे के काम चलाया जाए। जब उसको पूछा जाता है कि कोई काम ऐसा है, लेकिन जब कोई काम शुरू कर तो पूरा कर, इसकी माँ जब कहती है कि तुम सोचते हो कि बिना पौधे के तुम्हारा कोई काम चल सकता है, तो गोपाल कहता है हाँ जी हाँ, बिना पौधे के भी मेरा काम चल सकता है, ऐसा गोपाल कहता है। अच्छी बात है, अभी मैं बताती हूँ, अगर पौधे के बिना तुम्हारा काम चल जाए तो तुम बगीचे में काम मत करना। अब ऐसा हो गया कि वो भी कहता है कि हाँ, बिना पौधे के भी मेरा काम चल सकता है, तो उनकी माँ कहती है तो ठीक है, तुम्हारा काम बिना पौधे के काम चल सकता है, तो तुम अभी आज से बगीचे में काम मत करना। गोपाल प्रसन्नता से मुस्कुराने लगा। उसने सोचा कि कितना अच्छा सौदा है,
सॉरी, अच्छी बात है। अभी मैं बताती हूँ, अगर पौधे के बिना तुम्हारा काम चल जाए तो तुम बगीचे में काम मत करना। वो गोपाल कहता है कि हाँ, मेरा काम बिना पौधों के भी चल सकता है। तो उसकी माँ कहती है तो ठीक है, अगर तुम्हारा काम बिना पौधे के भी चल सकता है तो तुम बगीचे में काम मत करना, तुम्हारा काम चल जाए। तो गोपाल प्रसन्न था, मतलब उसकी माँ कहती तुम्हारा काम बगीचे की बिना पौधे के चल सकता था, ठीक है, तो तुम इसमें काम मत करना। तो ये बात खुश होता है, लेकिन माँ साथ में मतलब उसको सौदा भी हो जाता है। गोपाल प्रसन्नता से मुस्कुराने लगता है। उसने सोचा कि कितना अच्छा सौदा है। वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा। और जब माँ ने उसको कहा था कि ठीक है, तुम्हारा काम बिना पौधे के चल सकता है तो तुम बगीचे में काम मत करना, पहले उसने क्या कहा था कि ठीक है, मेरा काम बिना बगीचे के चल सकता है। तो माँ कहती है ठीक है, तुम्हारा काम अगर बिना बगीचे के चल सकता है, मतलब उसको कहती है अगर तुम्हारा रोज का जीवन में बिना पौधे के कोई काम हो सकता है, फिर तुम बगीचे में काम नहीं करना। इस प्रकार का उनका सौदा हो जाता है। सौदा हो जाता है मतलब उनकी एक बातचीत हो जाती है। मतलब पेड़ पौधे से भी जो भी चीज होगी वो भी उसको इस्तेमाल, उसने क्या कहा था कि पेड़ पौधे से मेरा जीवन चल सकता है। ऐसे नहीं होता, बहुत सारी चीजें हम पेड़ पौधे से ही इस्तेमाल करते हैं। तो माँ कहती है कि ठीक है, पेड़ पौधे से तुम्हारा जीवन चल सकता है तो तुम अपने मतलब आज से तुम बगीचे में काम नहीं करना। वो बोलते हैं ठीक है, इसके बिना मेरा जीवन चल सकता है। तो उसको लगता है कि यह सौदा बहुत अच्छा हो गया और वो खुश होकर कुर्सी खींचकर बैठने लगता है। और जब उसको सौदा अच्छा लगता है तो वो कुर्सी खींचकर बैठने लगता है। फायदा यानी लाभ। नहीं नहीं नहीं, गोपाल की माँ चिल्ला पड़ी, कुर्सी लकड़ी से बनी है, लकड़ी पौधे से मिलती है। देखिए, जब उसको सौदा अच्छा लगा तो वो क्या किया, कुर्सी खींचकर बैठने लगा और माँ को कहने लगा कि मतलब तो माँ जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, तुम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि कुर्सी किससे बनी है, लकड़ी की, और लकड़ी कहाँ से मिलती है, पौधों से मिलती है, तो तुम इस पर नहीं बैठ सकते। यह तो मैंने सोचा भी ना था, गोपाल ने उठते हुए कहा। तो जैसे ही गोपाल कुर्सी पे बैठ गया वो उठ गया, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि लकड़ी पौधे से ही मिलती है। उसने क्या कहा था कि मेरा जीवन बिना पौधों के चलेगा, तो पौधे से जो भी चीज बनेगी वो अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में उसने पूछा, खाना तैयार है। थोड़ी देर के बाद जब उसने माँ से पूछा, माँ खाना तैयार है, तो माँ ने कहा हाँ। माँ ने क्या कहा, हाँ खाना तैयार है, लेकिन तुम आज खाओगे नहीं। माँ फिर से कहती है कि तुम आज खाना नहीं खाओगे। तुम तो अपना काम बगैर पौधों के चलाओगे। तो माँ कहती कि तुम आज खाना नहीं खाओगे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा जीवन बिना पौधों के चल जाएगा। मैं तो उसको फिर समझ रहा। अब यहाँ पे माँ ने ऐसे क्यों कहा खाना, क्योंकि यहाँ पे सब्जियां किससे मिलती है, हमें पौधों से मिलती है। तो यहाँ पे वो सब्जियां भी खा सकता था क्या, बिल्कुल नहीं खा सकता था। चपाती किससे, गेहूं किससे बनती है, अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी की जो गेहूं होती है, ज्वार होती है, वो कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से ही मिलती है। तो माँ कहती है कि तुम आज खाना नहीं खा सकते। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ मक्खन और दूध से काम चलाऊंगा, मैं सिर्फ मक्खन और दूध से काम चलाऊंगा। गोपाल ने कहा, इनका पौधे से कोई संबंध नहीं है। संबंध है नहीं, इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। दूध तो जानवर से मिलता है, तो पौधे से उनका कोई संबंध नहीं। तो माँ कहती है यह बात ठीक नहीं है। यह सच है कि हमें मक्खन और दूध जो है जानवरों से मिलता है, लेकिन जानवरों को ये चीजें पौधों से मिलती है। तुम सिर्फ पानी और नमक खा सकते हो। देखिए, माँ कहती है ये बात तो ठीक है, ये सच है कि मक्खन और दूध जो है जानवर से मिलता है, लेकिन जानवरों को ये चीजें पौधों से मिलती है। जब जानवर जो है पौधे खाएंगे तभी वो हमें दूध देंगे ना, और दूध से बाद में मक्खन बनेगा। तो जानवर जो है पूरी तरह से पेड़ पौधे पर निर्भर है, तो ये भी उन दोनों का रिश्ता बन जाता है। तो तुम दूध मक्खन भी नहीं खा सकते, तुम खा सकते हो तो सिर्फ क्या खा सकते हो, नमक खा सकते हो या फिर पानी पी सकते हो। यह बात भी सुन के वो मामा से फिर कहता है कि मैं फिर अगला वाक्य कहता है, फिर मैं बाहर जाकर गेंद से खेलूं। फिर वो माँ से जाकर क्या कहता है कि मैं गेंद खेलूं। इसके पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगी कि गाय से हमें क्या क्या मिलता है। तो गाय से हमें क्या मिलती है, दूध मिलता है, मांस मिलता है,
और फिर बाद में उस दूध पे क्रिया करके हमें मक्खन मिलता है, दही मिलता है, बहुत सारी चीजें उसके बनाई जाती है। और यहाँ पे और एक प्रश्न पूछा गया है, नमक के बिना खाना कैसा लगता है? नमक के बिना खाना कैसा लगता है? पूरा खाना बन गया, अगर उसमें नमक नहीं होगा तो कोई खाना नहीं खाएगा, क्योंकि नमक के बिना कोई भी खाना बेस्वाद लगता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो नमक के बिना खाना बेस्वाद लगता है। अगले देखिए, अगला भाग देखिए, फिर मैं बाहर जाकर गेंद खेलूं। फिर वो माँ से कहता है अब खाना भी नहीं मिल रहा है, बैठने को कुर्सी भी नहीं मिल रही, तो ठीक है मैं बाहर जाकर गेंद खेलूंगा। फिर माँ कहती है नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, गेंद और बल्ला दोनों पौधों से बनते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने कपड़े भी उतार देने होंगे। देखिए माँ कहती है तुम गेंद तो खेलने जा रहे हो, लेकिन गेंद और बल्ला भी पौधों से बनता है। इनकी जो बैट होती है वो लकड़ी से बनती है, और जो बॉल होता है वो रबर भी पेड़ पौधों की जो तना होता है उससे बनाया जाता है। तो तुम ये भी नहीं खेल सकते हो। यहाँ तक कि तुमने जो कपड़े पहने, जो कपड़े जो बनते हैं वो कॉटन से बनते हैं। कॉटन कहाँ आता है? पेड़ पौधों पे। तो जो तुमने कपड़े भी जो पहने हैं वो पेड़ पौधों से ही बने हैं, है ना। पेड़ पौधों से कॉटन ले आया जाता है, फिर उसको धागा बनाया जाता है, फिर धागे से कपड़ा बनाया जाता है ना। तो इस तरह से तुम अपने कपड़े भी उतार दो। तो वो कहता है क्यों? इसलिए कि जूतों को छोड़कर बाकी सारी चीजें जिन्हें तुमने पहन रखा है पौधों से बनी है। वो कहता है कि जूतों को छोड़कर क्यों? क्योंकि जूतों जो होता है वो चमड़े से बनती है। मतलब जानवर की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, उस चमड़े से जूते बनते हैं। तो वो कहती है कि जूतों को छोड़कर जो तुमने कपड़े वगैरह पहने हैं वो सारी चीजें है जो है तुम आज से पहनना बंद करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें जो है पेड़ पौधों से ही बनती है। इसलिए कि जूतों को छोड़कर बाकी सारी चीजें जिन्हें तुमने पहन रखा है पौधों से बनी है। तुम्हारे जूते भी जानवर की खाल से बने हैं जो पौधे खाता था। अब यह है कि जो बाकी सारे कपड़े पहने हैं वो जो है वो पौधे से ही बने। जूते छोड़कर, लेकिन जूते किससे बने हैं? जानवर की चमड़ी से बने हैं। और जानवर क्या खाता है? पेड़ पौधे। तो ये सारी चीजें उसको कहती है कि ये भी उतार दो। फिर तो माँ मैं सोने जा रहा हूँ। फिर उसे माँ का मतलब इतनी बातें को कहने के बाद भी फिर माँ को कहते हैं फिर तो माँ मैं सोने जा रहा हूँ, गोपाल ने कहा। यहाँ पे और एक प्रश्न पूछा है, शाकाहारी पशुओं के नाम बताइए। शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे पे अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे प्राणियों के पशुओं के आपको नाम बताना है। 5 शाकाहारी पशुओं के नाम: बकरी, हिरण, हाथी, ऊंट, गाय। बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 बताया, जैसे मैंने आपको 5 बताया, बकरी, हिरण, हाथी, ऊंट, गाय आदि। तो ये 5 शाकाहारी पशु जो अपना जो सिर्फ जो पेड़ पौधे ही खाते हैं। कुछ ऐसे जैसे शेर जो है, ये जो ऐसे प्राणी है, जो चीता है, ये जो प्राणी है ये मांसाहारी प्राणी है। ये क्या खाते हैं? ये जो उनसे जो छोटे छोटे जानवर है उनको ये खाते हैं। जो सिर्फ पेड़ पौधे पे ही जिंदा रहते हैं, ऐसे मतलब ऐसे जानवरों को मतलब ऐसे खाने वाले जानवरों को शाकाहारी पशुओं कहा जाता है। फिर माँ को कहता है कि माँ ने कहा कि ये सब उतार दो। फिर तो माँ मैं सोने जा रहा हूँ, गोपाल ने कहा। फिर माँ को कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं, तुम सो भी नहीं सकते, माँ बोली। माँ फिर उसे कहती कि नहीं, तुम सो भी नहीं सकते। दरी और चद्दरें भी पौधों से बनती है। दरी यानी मोटे सूत का बिछावन, कारपेट जो नीचे बिछाते हैं हम लोग, सोने से पहले हम लोग जो नीचे बिछाते हैं वो जिसको कहते हैं दरी, जो मोटे सूत के बना होता है, वो थोड़ी जाड़ी होती है, उसको हम कारपेट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दरी और चद्दरें यानी मैंने ओढ़ने वाली चद्दर, तो दरी और चद्दरें भी पेड़ पौधों से बनती है। कंबल ऊन से बनाया जाता है। कंबल किससे बनती है? ऊन से बनाया जाता है। ऊन किससे मिलता है? भेड़ों से मिलता है। और ऊन पैदा करने के लिए भेड़ क्या खाते हैं? भेड़े पौधे खाती है ना। ऊन किससे मिलता है? हमको भेड़ों से मिलता है। और भेड़ किस पे जीवित होता है? वो पेड़ पौधे खाकर अपना, अगर वो पेड़ पौधे ही नहीं खाएंगे तो जीवित रहेंगे क्या?
अगर वो जीवित नहीं रहेंगे तो हमको वूल या ऊन मिलेगा क्या? नहीं। तो इस प्रकार से माँ उससे कहती है कि तो दरी चद्दरें भी पौधे से बनती है, कंबल ऊन से बनाया जाता है, ऊन भेड़ों से मिलता है और ऊन पैदा करने के लिए भेड़ पौधे खाते हैं। मतलब इतना सब, मतलब उसका जो, इससे आपको पता चलेगा कि उसका पूरा जीवन, उसका ही नहीं हम सबका पूरा जीवन किस प्रकार से पेड़ पौधों पर निर्भर है। जिस तरह से हम कक्षा में आते हैं, ये बुक टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कागज है, ये कागज में किससे बनता है? ये पेड़ पौधे से ही कागज बनाया जाता है। जो हमारे घर में कुर्सी टेबल ये सारी चीजें, ये भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। जो हम सब्जियां खाते हैं वो पेड़ पौधों से हमें मिलता है। बहुत सारी चीजें जो बहुत ऐसा होता है कि पेड़ पौधों के बहुत फायदे, कुछ दवाइयां भी होती पेड़ पौधे से बनाई जाती है, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से मिलता है, छाया हमें पेड़ पौधे से मिलती है। बहुत सारे प्राणी जो है पेड़ पौधे पर ही जीवित है और पेड़ पौधों को देखकर मन शांत हो जाता है। जहाँ कहीं हमें हरियाली दिखती है तो उसको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे अनगिनत फायदे हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। अच्छा अम्मा, अगर मैं बगीचे में जाकर काम करूं तो कैसा रहेगा? देखिए, अंत में उसको पता चला वो दिन भर भूखा था क्योंकि कुछ खा नहीं सका, सिर्फ पानी और नमक खा सकता था। वो दिन भर भूखा था। जो उसने कपड़े पहने थे, जो उसने जूते पहने थे, सारी चीजें पेड़ पौधों से ही रिश्ता रखते थे, वो सभी उसी से बनते थे। तो उसको बात समझ में आ गई कि एक दिन में मैंने उसको कहा वो एक दिन भी बिना पौधे के नहीं रह सका, बिना पेड़ पौधों के नहीं रह सका। तो अंत में माँ से कहता है, अच्छा अम्मा, अगर मैं बगीचे में जाकर काम करूं तो कैसा रहेगा? उन दोनों का क्या सौदा हुआ था? पहले गोपाल ने क्या कहा था कि मैं काम नहीं करूंगा, मेरा जीवन बिना पौधे के भी चलेगा। तो माँ ने उसको क्या शर्त रखी थी? ठीक है, अगर तुम्हारा काम बिना बगीचे का चलता है तो फिर तुम इस बगीचे में काम नहीं करना। फिर एक ही दिन हुआ था, उन दोनों का ये सौदा तय हुआ था, फिर एक ही दिन होगा था। एक दिन में इतने जगह पे उसको पेड़ पौधों की जरूरत पड़ी थी। जब उसको पता चला कि पेड़ पौधों का क्या महत्व है, बहुत सारा दिन में पूरा मतलब हर चीज के लिए पेड़ पौधे पे, हर चीज, कोई भी चीज जो है पेड़ पौधे पे ही से जुड़ी हुई है। तो वो अंत में माँ से कहता है कि माँ, मैं अगर बगीचे में जाकर काम करूंगा तो कैसा रहेगा? मैं तो समझती कि तुम्हें पौधे अच्छे नहीं लगते। अंत में माँ भी उसे कहती है, मैं तो समझी थी कि तुम्हें पौधे अच्छे नहीं लगते, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। माँ कहती है कि तुमने तो काम करने के लिए मना किया था, तो मुझे तो लगा था कि तुम्हें पेड़ पौधे अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब गोपाल कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। गोपाल ने कहा, अपना बगीचा मैं इतना सुंदर बनाऊंगा कि शहर का कोई दूसरा बगीचा उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अंत में वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने जो अपना बगीचा बनाना शुरू कर दिया, उस बगीचे को मैं इतना सुंदर बनाऊंगा कि शहर में कोई दूसरा बगीचा उसके मुकाबला यानी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे पूछा गया है कि ऊन कौन से कपड़े बनते हैं। ज्यादातर ऊन के जो कपड़े होते हैं, हम ठंडी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्दी में ऊन के कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमको सर्दी न लगे। तो ऊन के कपड़े से हम क्या क्या बना सकते हैं? स्वेटर, शॉल, कंबल, स्कार्फ आदि चीजें हम ऊन से बनाते हैं। इरादा शब्द का अर्थ बताइए। इरादा यानी क्या करना? तय करना। जैसे अभी गोपाल ने इरादा कर लिया था कि मैं अब इतना सुंदर बगीचा बनाऊंगा कि यानी शहर में दूसरा कोई बगीचा नहीं होगा। इरादा करना यानी तय करना, कुछ करने का ठानना। वाक्य, राहुल ने बहुत सुंदर बगीचा बनाने का इरादा किया। अब यहाँ पे एक अंत में एक वाक्य बताया गया कि इरादा करना यानी तय करना, मतलब कोई चीज करने की ठानना, कोई बात पूरी करने की ठानना। तो इस पे वाक्य कि राहुल ने बहुत सुंदर बगीचा बनाने का तय कर लिया था या इरादा कर लिया था। इस परीक्षा, और एक वाक्य बनेगा कि इस परीक्षा में मैं प्रथम क्रमांक लाऊंगा। यह इरादा जो है सुरेश ने कर लिया था। सुरेश ने क्या इरादा कर लिया कि इस परीक्षा में जो मैंने प्रथम क्रमांक लाऊंगा, यानी ये उसने तय कर लिया, तो इसको कहते हैं इरादा। तो प्रस्तुत पाठ में जो हमें पेड़ पौधों का महत्व बताया गया है कि बिना पेड़ पौधों के हम नहीं रह सकते। हम मनुष्य का पूरा जीवन ये जो है पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, उनका संरक्षण करनी चाहिए, उनका देखभाल भी करनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ को जो है आपको पुनः एक बार घर में पढ़ना है। साथ ही साथ इस पाठ के जो कटिंग शब्द है इसको भी आपको पढ़ना है।
और पेड़ का क्या महत्व है ये आपको जानकारी हासिल ही करनी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।